हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, डेट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में, जिसमें डिमांड फंक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिमांड फंक्शन कहते किसे हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि डिमांड फंक्शन को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ये इसके दो और नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। इसमें लिखा है डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इट। इसका मतलब ये है कि डिमांड फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी भी क्वांटिटी की डिमांड पर इफेक्ट आता है। यानी अगर हम कोई भी गुड्स की या किसी प्रोडक्ट की बात करें तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती है, उसी को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। डिमांड फंक्शन को टोटल दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकेंड टाइप है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करें तो इस इक्वेशन के अंदर जो ब्रैकेट में सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। अभी हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस तरह अगर आप मार्केट डिमांड फंक्शन की इक्वेशन देखें तो इसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अलावा दो और ऐसे पॉइंट हैं जिससे मार्केट डिमांड फंक्शन में भी इफेक्ट आता है। तो देखा जाए तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के सभी पॉइंट्स कॉमन है। मार्केट डिमांड फंक्शन में सिर्फ दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस पूरी इक्वेशन का मतलब समझेंगे और किस तरह इंडिविजुअल डिमांड पर अदर फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते किसे हैं। तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पढ़ने का तरीका ये है कि आप इस तरह कहेंगे कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर इफेक्ट डालते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में लिखा है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। इसका मतलब यही हुआ कि वो फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसी के रिलेशनशिप को हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। जो भी हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी, उस इक्वेशन के अंदर एफ के बाद जो ब्रैकेट में सभी पॉइंट्स आपको गिवन है, वो सभी वो फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। इन सभी का फुल फॉर्म ये है। इस इक्वेशन के अंदर डी एक्स का मतलब है डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड ई का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। तो ये सभी पॉइंट्स के नाम हैं जो हमने अभी इक्वेशन के अंदर डिस्कस किए। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह इंडिविजुअल डिमांड पे ये सभी जो पॉइंट्स हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ये किस तरह इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम सीखते हैं पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस एग्जांपल में हम एक्स ले लेते हैं, जैसे हम शॉर्ट में पी एक्स लिखते हैं इक्वेशन के अंदर, वो किस तरह डिमांड पर इफेक्ट डालती है। तो ये आपकी थ्योरी है और ये आपका ग्राफ है। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स के बारे में एक एक करके रीड करते हैं और समझते हैं। देन हम देखते हैं कि किसी भी कमोडिटी पर उसकी प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल डिमांड पे इफेक्ट डालने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे डिमांड पर इफेक्ट आता ही आता है, वो उसकी प्राइस होती है। आगे लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। इसका मतलब ये है कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, यानी हम डीएक्स की बात करें और उसको हम उसकी प्राइस से कंपेयर करें, उसकी प्राइस से समझें कि उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है,
तो ये समझते टाइम आपको जो अदर थिंग्स हैं, यानी जो इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, उन सभी को कांस्टेंट मानना होता है। इसलिए इस लाइन में लिखा हुआ है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी आपको अदर फैक्टर्स को इक्वल मानना है, कांस्टेंट मानना है, जिससे आप समझ पाएंगे कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड की बात करते हैं तो उसकी प्राइस के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब यह है कि अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उससे उसकी डिमांड कम होगी, और अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उससे उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। इसलिए थर्ड लाइन में इसका मतलब भी लिखा हुआ है कि इट मीन्स विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपकी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उससे कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उससे कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें शॉर्ट में समझने के लिए आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर आप प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज़ होगी तो उससे डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी डिक्रीज़ होती है, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज़ होगी तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इंक्रीज़ होगी। इसी रिलेशनशिप को हम इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। क्योंकि आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है। तो ये आपका पहला फैक्टर है जिसमें हमने सीखा कि अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उससे उसकी डिमांड कम होगी, और अगर कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उससे उसकी डिमांड बढ़ेगी। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इस सेम पॉइंट को आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस P है तो आप Q क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस P से P2 हुई तो उससे आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई, यानी आपकी जो क्वांटिटी है वो Q से Q2 की तरफ शिफ्ट हो गई। इसके अपोजिट जब प्राइस P से P1 हुई, यानी प्राइस आपकी रिड्यूस हुई, तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी Q से Q1 की तरफ शिफ्ट हो गई। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपका पहला फैक्टर है जो आपको अच्छे से याद रखना है कि जिससे आपकी डिमांड पर फ़र्क आता है और उस पर नेगेटिव इन्वर्स फ़र्क आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिसका मतलब ये है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इस तरह आपका पहला फैक्टर कंप्लीट होता है। देन हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं जो आपकी इंडिविजुअल डिमांड पर इफेक्ट डालता है। आपका सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसे हम इक्वेशन के अंदर PR से डिनोट करते हैं। इसमें लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी आपको रिमेनिंग फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो अदर गुड है उसकी प्राइस से भी इफेक्ट आता है। इसको बेटर समझने के लिए सेकंड लाइन पढ़िए। सेकंड लाइन में लिखा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कमोडिटी X, द रिजल्टेंट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कमोडिटी Y, इज टर्म्ड एज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए आपके पास दो गुड्स हैं, एक है कमोडिटी X और दूसरा है कमोडिटी Y। तो अगर कमोडिटी X की प्राइस बढ़ने से कमोडिटी Y की डिमांड पे अगर कोई भी इम्पैक्ट आता है तो उसी को हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट, जिसमें आपका प्रोडक्ट की प्राइस एक बढ़ने से आपका जो दूसरा प्रोडक्ट Y है वो या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। इसी फैक्टर को हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आपके जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं जो आप थर्ड लाइन में पढ़ सकते हैं। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये दो आपके टाइप्स होते हैं रिलेटेड गुड्स के, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और उन पर किस तरह इम्पैक्ट आता है दूसरी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग समझते हैं, देन उस पर किस तरह इम्पैक्ट आता है, किस तरह वो डिमांड पे इम्पैक्ट डालता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग है
Substitute goods are those goods which can be used in place of another goods and give the same satisfaction to a consumer. इसका मतलब ये है कि वो गुड्स जहाँ पर एक कंज्यूमर एक गुड्स को छोड़ करके दूसरे गुड्स को ट्राई करेगा, जहाँ पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, उसी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं. जैसे आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, थर्ड लाइन में आपको एग्जांपल गिवन है टी एंड कॉफ़ी, या फिर बॉल पेन और इंक पेन, या फिर पेप्सी और कोक. ये सभी वो गुड्स हैं जहाँ पर एक कंज्यूमर दोनों ही चीज़ों को ट्राई करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले सकता है. यानी वो चाहे तो टी को छोड़ करके कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकता है, जहाँ पर उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर एक स्टूडेंट बॉल पेन की जगह इंक पेन का यूज़ भी कर सकता है, या फिर इंक पेन की जगह बॉल पेन का यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. या फिर एक कंज्यूमर पेप्सी और कोक दोनों में से कोई भी एक गुड्स को चूज़ कर सकता है, क्योंकि दोनों के टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है और आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है. तो यहाँ पर आप एक गुड को छोड़ करके जब दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी सेम मिले, तो उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. जिसका मतलब सिंपली यही है कि आप दोनों गुड्स में से किसी भी एक को चूज़ करके दूसरे को छोड़ सकते हो ईजिली. अब मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो सेकेंड लाइन में लिखी हुई है. सेकेंड लाइन में लिखा है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, which means when the price of one increases, demand for the other also increases and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो दोनों गुड्स में एक की प्राइस का जो रिलेशन है वो दूसरे की क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट है. यानी अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उससे कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पर्सन के लिए, कंज्यूमर के लिए टी परचेज करना एक्सपेंसिव है, तो डेफिनेटली कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट होगा. तो यहाँ पर हुआ क्या कि टी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई. इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, जिसका मतलब ये है कि जब एक की प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है और ऐसा बढ़ने से दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ने लग जाए, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट. इसको और बेटर समझने के लिए आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं. इक्वेशन में आपको यही याद रखना है कि अगर आपके पास दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, तो अगर कमोडिटी एक्स की प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट. इसके अपोजिट अगर एक्स की प्राइस कम होने से वाई की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो इसे भी हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट. तो ये आपकी इक्वेशन है. आपको अच्छे से याद रखना है कि डिमांड का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें. इसको और से समझने के लिए हम डायग्राम भी देख लेते हैं. डायग्राम के अंदर हम पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल लेंगे और इसी को समझ के हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको एक कोको कोला का डायग्राम गिवन है, कोको कोला का डिमांड कर्व गिवन है एंड पेप्सी का डिमांड कर्व गिवन है. आप देख सकते हो कि जैसे ही कोको कोला की प्राइस इंक्रीज़ हुई, P1 से P2 हुई, तो उससे पेप्सी की डिमांड शिफ्ट हो गई, ऑटोमेटिकली पेप्सी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई. तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ने लग जाए. तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स अदर कमोडिटी. इस तरह आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर कमोडिटी. ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, इसे अच्छे से याद रखना ताकि आप सब्स्टिट्यूट गुड्स में कभी भी गलती ना करें. और काफ़ी सिंपल डायग्राम है. अब इजीली याद रखिए कि एक गुड जो आपका कोका कोला है उसकी प्राइस बढ़ने से आपकी पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ गई, तो यही आपका होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप. इस तरह आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कंप्लीट होता है. देन इसका सेकंड टाइप है रिलेटेबल गुड्स का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हेडिंग समझ के आप समझ चुके होंगे कि ये उन गुड्स की बात कर रहा है जिनको आप साथ में यूज़ करते हो. सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, देन इसका रिलेशन समझेंगे एंड देन हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज which are useless in the absence of another goods and which are demand jointly.
इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जहाँ पर एक को अगर आप एक सेक्रीफाइस कर दें तो दूसरे का आप यूज़ भी नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि ये वो गुड्स हैं जिनको हमेशा साथ में यूज़ करना होता है। जैसा कि आप 4th लाइन के अंदर एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं कि पेन और इंक एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसे दो गुड्स हैं जिनको आप साथ में यूज़ करोगे। ऐसे ही ब्रेड एंड बटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर इन दोनों का यूज़ साथ में ही होता है। सेम विथ टी एंड मिल्क, जहाँ पर आप दोनों का यूज़ मोस्टली साथ में ही करते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन्हीं को कहा जाएगा जहाँ पर आप दो गुड्स को साथ में यूज़ कर सको, तभी वो यूज़फुल होंगे। और इसलिए इनकी डिमांड भी जो है वो जॉइंटली की जाती है, यानी कंज्यूमर इन दोनों की डिमांड साथ में करता है। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की। तो सेकेंड लाइन में रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि देयर वुड ऑलवेज एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो रिलेशन है प्राइस का और उसकी डिमांड का वो इन्वर्स होता है। यानी अगर पेन की प्राइस बढ़ेगी तो उससे इंक की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और इसके अपोजिट अगर पेन की जो प्राइस है वो कम हो तो उससे इंक की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। इसलिए थर्ड लाइन में लिखा है कि इट मीन्स विद अ राइज इन अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। इसको बेटर समझने के लिए आप इस तरह भी इक्वेशन में याद रख सकते हैं कि अगर हम पेन और इंक का एग्जांपल लें तो पेन की प्राइस बढ़ने से जो आपका एक्स है उससे आपकी क्वांटिटी इंक की रिड्यूस हो जाएगी, यानी डिमांड फॉर वाई कमोडिटी रिड्यूस हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर पेन की प्राइस जो आपका एक्स प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो उससे इंक की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। इसी रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस के साथ रिलेशन होता है वो आपका इन्वर्स होता है, जिससे आप नेगेटिव या इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। इसको और बेटर समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम एग्जांपल पेन और इंक का लेते हैं। यहाँ पर आपको पेन का ग्राफ गिवन है और इंक का भी ग्राफ गिवन है। आप पेन के डिमांड कर्व को देख सकते हैं कि जैसे ही पेन की प्राइस P1 से P2 हुई तो उससे जो इंक की डिमांड है वो रिड्यूस हो गई और D से D' पे शिफ्ट हो गई। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द गिवन कमोडिटी, कि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो रही है और एक की प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द गिवन कमोडिटी ऑफ द अदर प्रोडक्ट। इस तरह आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो एग्जांपल है और जो रिलेशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने प्राइस से रिलेटेड गुड्स में डिस्कस कर लिया कि रिलेटेड गुड्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है प्राइस के साथ डिमांड का वो डायरेक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस के साथ जो रिलेशन होता है डिमांड का वो नेगेटिव होता है, इन्वर्स होता है। इस तरह आपका सेकंड फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कंप्लीट होता है। नाउ हम थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड फैक्टर है आपका इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, जिसे हम इक्वेशन के अंदर वाई से डिनोट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि इनकम के बढ़ने और कम होने से किस तरह डिमांड पे इफेक्ट आता है। तो इसमें लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि इनकम से भी डिमांड पर इफेक्ट आता है, उसी क्वांटिटी पर इफेक्ट आता है। सेकेंड लाइन में लिखा है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ द गिवन कमोडिटी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटीज़। सबसे पहले सेकेंड लाइन का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो उससे डायरेक्टली डिमांड कर्व पे चेंज आ जाएगा, प्राइस में कोई चेंज ना आते हुए भी। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उससे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से टाइप की कमोडिटी है। इसलिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि इनकम का चेंज होना कमोडिटी के नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब टोटल कमोडिटीज़ को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो आप लाइन नंबर 4 में पढ़ सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। फर्स्ट नॉर्मल गुड्स, सेकेंड इन्फीरियर गुड्स जिसका मतलब है लो क्वालिटी गुड्स, एंड थर्ड इज़ नेसेसिटी गुड्स। तो इन तीनों कमोडिटीज़ के अंदर
इनकम का जो इफेक्ट है वो अलग अलग है। हम इन तीनों इफेक्ट के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का क्या इफेक्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, यानी अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो उससे आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, और अगर आपकी इनकम रिड्यूस होगी तो उससे आपकी डिमांड भी फॉर नॉर्मल गुड्स रिड्यूस होगी। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप को डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको सिंपली ये याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स के अंदर इनकम और उसकी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। इसी तरह अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें, जिसका मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स, तो यहाँ पर इनकम का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स कम हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स विच मीन्स लो क्वालिटी गुड्स, उनकी डिमांड बढ़ेगी। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर हम नेसेसिटी गुड्स की बात करें, जो आपकी नेसेसिटी है जैसे मेडिसिन हो गई, उसके अंदर इनकम का जो रिलेशन होता है वो उसकी डिमांड नेसेसिटी गुड्स के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं होता, यानी इनकम के बढ़ने से भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, और इनकम के कम होने से भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो ये आपके तीन रिलेशनशिप हो गए इनकम के साथ। आपको याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स के साथ होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, इन्फीरियर गुड्स के साथ होता है नेगेटिव रिलेशनशिप, और नेसेसिटी गुड्स के साथ नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन द गिवन कमोडिटी। इसे आप चाहें तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल गुड्स को डायग्राम पर देखें तो आप डायग्राम पे इस तरह देखिए कि आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। हम यहाँ इनकम से डिसाइड कर रहे हैं कि डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आप देख सकते हैं कि आपका डिमांड कर्व डी से D1 की तरह शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई इनकम के बढ़ने से। और इसके अपोजिट आप देखें तो इनकम के कम होने से आपकी डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो D से D2 की तरफ यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसे हम कहते हैं इनकम के रिड्यूस होने से डिमांड आपकी कम हो रही है, और इसी को हम ओवरऑल कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। इसी तरह अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो आप सेम डायग्राम लीजिए, बस इसमें फ़र्क क्या आएगा कि हम इन्फीरियर गुड्स में देख सकते हैं कि इनकम के बढ़ने से डिमांड आपकी कम हो रही है, यानी अगर आपका नॉर्मल कर्व डिमांड कर्व D है और आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐसा होने से इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, यानी जो आपका डिमांड कर्व है वो D से D2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर आपकी इनकम कम होती है तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी बढ़ जाएगी, यानी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। तो आपका जो डिमांड कर्व है D वो D1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन होता है इनकम का इन्फीरियर गुड्स के साथ, जहाँ पर आपको याद रखना है कि इनकम और इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है उसका रिलेशनशिप होता है नेगेटिव। और अगर हम नेसेसिटी गुड्स के डायग्राम की बात करें तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, इनकम के बढ़ने से भी डिमांड सेम है और इनकम के कम होने से भी डिमांड सेम है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन द नेसेसिटी गुड्स। इस तरह आपका थर्ड फैक्टर जो इनकम है जिससे डिमांड पर इम्पैक्ट आता है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ हम फोर्थ फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जिसे आप T से डिनोट करते हैं इक्वेशन के अंदर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट और प्रेफरेंस से भी किस तरह डिमांड पर इफेक्ट आता है। तो इसमें लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसका मतलब यह है कि कमोडिटी की डिमांड का जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस से भी आता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसकी प्राइस जितनी भी हो आप उसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसकी डिमांड आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पर डिमांड को बढ़ा और कम कर रहे हो। इसलिए आगे लिखा हुआ है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ट्रेंड्स एंड फैशन,
क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ये सभी अदर फैक्टर्स हैं जिससे आपके टेस्ट और प्रेफरेंस पे इफेक्ट आता है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। थर्ड लाइन में एग्जांपल लिखा है, इफ़ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट गोज आउट ऑफ फैशन इज डिमांड विल फॉल। जो आप देख भी सकते हैं कि आज के टाइम पे हम सभी कलर टीवी का यूज़ करते हैं, एलईडीज़ का यूज़ करते हैं, तो इस टाइम पे हम बिल्कुल भी ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपको सेम प्राइस पे एलईडी जो कलर टीवी है और ब्लैक एंड वाइट टीवी मिल रहा है तो आप डेफिनेटली कलर टीवी ही परचेज़ करोगे। ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों परचेज़ करोगे? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेम प्राइस होते हुए भी ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टेस्ट और प्रेफरेंस का डिमांड के साथ जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है। यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसकी आप डिमांड ज़्यादा करोगे, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसकी आप डिमांड कम करोगे। ये आपका रिलेशन होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का डिमांड के साथ। जैसे आप इक्वेशन में याद रख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का टेस्ट और प्रेफरेंस आपको ज़्यादा पसंद है, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसकी आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसकी आप डिमांड कम करेंगे। ये होता है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं कि आपका नॉर्मल डिमांड कर्व डी है, पर अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो ऐसा होने से आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ता है तो उससे डिमांड कर्व आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी डी से D1 हो जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वहाँ पर आपका डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी D से D2 की तरह शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये आपका फोर्थ फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है डिमांड पर, जहाँ पर आपको याद रखना है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का डिमांड के साथ जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम है तो डिमांड कम होगी। इस तरह आपका फोर्थ फैक्टर भी कंप्लीट होता है। देन आपका लास्ट फैक्टर है एक्सपेक्टेशन, जिसे आप कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल डिमांड पर। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम डायग्राम में समझेंगे। इसमें लिखा है, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज in the availability of the concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand for the commodity. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है, वो चेंज हो सकती है, यानी वो हो सकता है फ्यूचर में अवेलेबल ज़्यादा हो या फ्यूचर में अवेलेबल ना हो। तो ऐसा अगर उसे लगता है तो उसकी वजह से वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को चेंज कर सकता है। इसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, कि आप फ्यूचर का सोचते हुए अपने प्रेजेंट टाइम में डिमांड को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ डेफिनेटली ये तो प्रूफ हो गया कि अगर कोई कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर डिमांड करता है तो उसकी प्रेजेंट टाइम पे डिमांड चेंज होगी, यानी एक्सपेक्टेशन से इनिशियल डिमांड पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब उससे क्या इम्पैक्ट आता है उसके लिए आप आगे पढ़िए। पर्टिकुलरली इफ द कंज्यूमर फियर्स अक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, ही मे राइज हिज प्रेजेंट डिमांड फॉर द कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि मान लें आप एक कंज्यूमर हैं और आपको लगता है कि यार फ्यूचर में जाकर के मुझे ये कमोडिटी, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? आप प्रेजेंट टाइम में ही उसे ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार फ्यूचर में जाकर के इस चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप शेयर्स ले सकते हैं। अगर हमें लगता है कि शेयर्स की प्राइस, किसी पर्टिकुलर शेयर की प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप करंट टाइम में उन शेयर्स को ज़्यादा खरीदने लग जाओगे। जो भी उनकी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे आप उसे ज़्यादा परचेस करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आगे जाकर के मेरे पर्टिकुलर शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन अगर आपकी ज़्यादा है तो उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर एक्सपेक्टेशन कम है तो डिमांड कम होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन और जो डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हो नियर फ्यूचर, तो उसकी डिमांड आप करंट टाइम पे इंक्रीज़ कर दोगे, यानी एक्सपेक्टेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, आपको लगता है इजीली मिल जाएगा, तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड द इंडिविजुअल डिमांड, जिसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। डायग्राम आपका सेम यूज़ हो रहा है। डायग्राम में ये है कि नॉर्मल डिमांड का आपका डी है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जा कर के मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप अभी से ज़्यादा परचेज़ करने लग जाओगे,
जिससे आपका डिमांड कर्व डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जाकर के ये चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, अभी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आप कम रखोगे और डिमांड आपकी कम हो जाएगी, यानी डी से आपका कर्व D2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और इस तरह आपका फिफ्थ फैक्टर भी कंप्लीट होता है, विच इज़ एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह हमने इनिशियल डिमांड फंक्शन के सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पर, जहाँ पर हमने सीखा कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसके बाद हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में डिस्कस किया, जिससे हमने दो तरह के गुड्स के बारे में सीखा। एक था सब्सिट्यूट गुड्स, जिसका रिलेशन पॉजिटिव होता है, और एक हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसके अंदर प्राइस के साथ रिलेशन नेगेटिव होता है। इसके बाद हमने थर्ड फैक्टर सीखा इनकम, कि इनकम से डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो डिपेंड करता है डिफरेंट गुड्स पर। अगर आप नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम को कंपेयर करते हो तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। अगर इन्फीरियर गुड्स के साथ आप कंपेयर करते हो इनकम को तो वहाँ पर आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर आप नेसेसिटी गुड्स के साथ इनकम को कंपेयर करते हो तो उससे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन नेसेसिटी गुड्स। फिर इसके बाद हमने टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सीखा कि टेस्ट और प्रेफरेंस का आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, यानी जो चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे, जो चीज़ पसंद नहीं आएगी उसकी डिमांड कम करोगे। एंड देन लास्ट में हमने एक्सपेक्टेशन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें भी आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन कम है तो डिमांड कम होगी। इस तरह आपके सभी फैक्टर्स जो इनिशियल डिमांड फंक्शन पर इम्पैक्ट डालते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह आपका इनिशियल डिमांड फंक्शन के सभी फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके इनिशियल डिमांड फंक्शन के सभी फैक्टर्स तो कॉमन है ही, उसके अलावा दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस इट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.